मेरा नाम ब्रर और आप देख रहे हैं माचन टीचर टेक्नीशियन। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसकी मेरे पास पीडीएफ आ गई है। और अभी तक बाकी मेरे ख्याल से किसी चैप्टर की पीडीएफ नहीं आई। 1 की आई थी, उसकी मैंने वीडियो बना दी, अब 2 की बना रहा हूँ। अच्छा, चैप्टर का नाम है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स आप पहले भी पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में कि मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है। मैकेनिक्स हमारी दो हिस्सों में टूटती है, एक काइनामेटिक्स और एक डायनामिक्स। अब काइनामेटिक्स हमारे पास मैकेनिक्स का वो पार्ट होता है जो डील करेगा मोशन से विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी इस पूरे चैप्टर में हम फोर्स का जिक्र कहीं नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे तो मोशन की कि किस तरह से मोशन हो सकता है और क्या क्या उसके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन लोगों ने यहाँ फ्रंट पेज बनाया है, काइनामेटिक्स का नाम दिया, जबकि आल्दो उसका नाम मेरे हिसाब से तो वेक्टर्स होना चाहिए था, क्योंकि पूरा चैप्टर वेक्टर पर ज़्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे पाकिस्तानी मोहम्मद आसिफ, जो हमारे पास प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर है, उनकी तस्वीर बनी हुई है। 2 बार जीते हुए हैं भैया स्नूकर वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और इनकी एक एग्जाम्पल इस बात से दी हुई है कि अगर हम लोग फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, क्योंकि हमारी मोशन से डील कर रहा होता है स्नूकर। फिर सबसे पहले मैंने बताया था ये हमारे एस होते हैं, यानी अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो आप ये सब चीज़ें डिफ़ाइन कर पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो चैप्टर का शुरू करते हैं बिल्कुल यहाँ से मेन बात से कि सबसे पहले फिज़िक्स को बताया है। फिज़िक्स एक मैथमेटिकल साइंस है, कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, बेसिस हैं जो हमारी वैराइटीज़ पे चीज़ों पे शो करती है, काफ़ी सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट से मिलकर बनती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग फिज़िक्स में ज़्यादा चीज़ें जो पढ़ते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, 10 तरह की चीज़ें होती हैं। तो इनमें फ़र्क करना मुश्किल होता है कि कौन सी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं आसानी से, यानी सिंपल मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और कौन सी क्वांटिटी में हमें डिफरेंट रूल लगाने पड़ेंगे। तो फिज़िक्स हमारे दो हिस्सों में टूटती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। जब स्केलर क्वांटिटी की बात की जाती है तो 9 में हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि वो क्वांटिटीज़ फिज़िकल जो हमारी कम्प्लीटली स्पेसिफाई हो जाएँ उसके मैग्नीट्यूड से या प्रॉपर यूनिट से, वो हमारी कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे मिकदार है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन लोगों ने मिसाल दी हुई एक टाइम की। टाइम का अगर मैं बोलूँ 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटा, तो आप कभी नहीं पूछेंगे सर कि लेफ़्ट की तरफ 1 घंटा या 10 मिनट राइट की तरफ या 10 मिनट लेफ़्ट की तरफ। टाइम का हम लोग सिंपल इस बात से डायरेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, यानी हमें एक वैल्यू चाहिए होती है और हम बता सकते हैं कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब हमारे सिंपल अलजबरा के रूल से हो सकती हैं। क्योंकि साफ सी बात है, अगर मैं बोलूँ 10 मिनट और उसके बाद 20 मिनट, तो आप बोल देंगे 30 मिनट। तो आपने आसानी से अलजबरा यूज़ करते हुए या मैथमेटिक्स यूज़ करते हुए उसको ऐड कर लिया। लेकिन अगर बात की जाए डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, ये एक एग्जांपल्स दी हुई हैं हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ की, जिसमें हमारे पास टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, डेंसिटी, पावर, मास, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक चार्ज वाट सब आ जाता है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, वो फिजिकल क्वांटिटी जो कम्प्लीटली स्पेसिफाई हो मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन के, तो वो हमारे पास होती हैं वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, जिन लोगों ने 9 का अगर नहीं पढ़ा है तो मैं 9 क्लास की भी वीडियो पूरी बना के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो वहाँ से इसके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो प्रॉपर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने कुर्सी रखी हुई है, अब मैं उस पर बोलूँ एक फ़ोर्स लगाओ, तो आप किस तरफ फोर्स लगाओगे? कोई लेफ़्ट की तरफ, कोई राइट की तरफ। ये एग्जाम्पल है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ की। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि किस तरफ फोर्स लगाई है, या फिर मैं बताऊंगा कि लेफ़्ट की तरफ फोर्स लगाएं। तो राइट की तरफ फोर्स लगाएं और आपने राइट की तरफ लगा दी, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि आपने क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन को चेंज किया है। मैग्नीट्यूड तो सेम रहा कि आपने फोर्स लगाई, एक कोने पे ले गए, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होने से पूरी क्वांटिटी की जगह बदल गई। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब यानी अगर बात की जाए आसान लफ्ज़ों में, तो स्केलर क्वांटिटी तो हमारी बहुत सिंपल है, इनको डिफाइन करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ऐड, सब्ट्रैक्ट सब आसानी से हो रही है, एग्जाम्पल भी इसके आसान आसान है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। कि अगर फ़र्ज़ करें एक इंसान बिल्कुल यूँ सीधा स्ट्रेट गया 10 मीटर और फिर 10 मीटर ऊपर चला गया, फिर 10 मीटर लेफ़्ट में गया और 10 मीटर फिर वापस नीचे आ गया, तो वो अपनी वापस वही जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। लेकिन चलने को वो एक तरह से देखा जाए तो 40 मीटर उसने कवर कर लिया। तो यहाँ डायरेक्शन मैटर बहुत ज़्यादा करती है भाई। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारे पास वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पे स्पीड थी, यहाँ वेलोसिटी थी। इसका आसान एग्जांपल यही है, अगर मैं बोलूँ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई चीज़ चल रही है, तो मैं बोलूँगा ये उसकी स्पीड है।
और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चीज़ नॉर्थ की तरफ जा रही है या साउथ की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, तो वो वेलोसिटी है। ऐसे ही हम लोगों ने फ़र्क पड़ा था क्लास 9 में कि डिस्टेंस वो होता है जो कोई भी फासला कवर किया जाए, और कोई भी फासला अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में कवर किया जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये फ़र्क आता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ में कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर आगे अगर बात की जाए वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन जब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है तो उसमें कोई ना कोई एंगल बनेगा लाजमी, लेकिन नॉर्मली वेक्टर को जो डोनेट किया जाता है वो एक एरो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये फोर्स का वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट का, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलरेशन, टॉर्क, किसी का भी वेक्टर बनाया जा सकता है एक मैग्नेटिक लाइन से या एक लाइन से। अच्छा, ये जो लाइन होती है जो सीधी जा रही है, ये हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करवा रही है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी लाइन यहाँ पे एफ की है, यानी इट मीन कि इनमें सबसे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड है वो फोर्स का है। और सबसे छोटी लाइन अगर देखी जाए तो मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या फिर टी की लग रही है। तो ये दोनों वैल्यूज़ कम हो सकती हैं। इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन हमारी राइट साइड है। तो ये सब चीज़ें हमारी मैटर करती हैं और ये हमारा एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर। अच्छा, ऊपर हमने एक छोटी सी बात ये पढ़ी थी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ आराम से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट हमें डिफरेंट रूल्स के ज़रिए किया जाता है, जिसमें हमारे पास नॉर्मल रूल नहीं होते, कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। और एक रूल जो बहुत मशहूर है, जिसको हम लोगों ने 9th क्लास में भी देखा था, वो हमारे पास था हेड एंड टेल रूल। हेड एंड टेल रूल क्या होता है भाई? जैसे मिसाल के तौर पे ये एक वेक्टर ए है जो हमारा सिंपल स्ट्रेट जा रहा है राइट की तरफ, और दूसरा वेक्टर बी है जो हमारा परपेंडिकुलर या सीधा जा रहा है। तो हम लोग पहले वाले की हेड से दूसरे वाले की टेल मिला देंगे। जैसे वेक्टर ए के साथ इसकी टेल मिला दी, यहाँ तक हम पहुँच गए। या ये समझ लेंगे ये 20 मीटर यूँ चला और 20 मीटर अपवर्ड चला, 20 मीटर राइट, 20 मीटर अपवर्ड। तो इसकी जो रिजल्टेंट होगा यानी इसकी टोटल वैल्यू वो ये होगी कि इस पॉइंट से फर्स्ट वाले की टेल से सेकंड वाले की हेड तक मिल जाए, तो ये हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। यानी अगर आसान लफ्ज़ों में बताया जाए तो रिजल्टेंट एक तरह का प्लस होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी की लेंथ का, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट में कवर हुआ है। एडिशन ऑफ वेक्टर हमारे पास पैरेललोग्राम में भी होते हैं। पैरेललोग्राम में भी वही सिनेरियो है जो हमारे पास हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट एंगल देखने को मिलता है, लेकिन काम वही बनेगा कि रिजल्टेंट ए जो बराबर होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा, जैसे ए प्लस ये। ओके भाई, यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा है कि अगर ए और बी की हमें वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग इस फार्मूले की मदद से यहाँ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉस एक एंगल रखा हुआ और यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। साथ में ये लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन भी रिप्रेजेंट हुए हैं। लॉ ऑफ कोसाइन इस चीज़ को शो करवाता है जो आप मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की, और लॉ ऑफ कोसाइन ये हो गया, साइन भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 के 0.1 यानी 11.1 में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में। अच्छा, अब बात करते हैं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जैसे वेक्टर को मैंने बताया एरो हेड से शो होता हुआ एक लाइन बनी हुई, जैसे फर्ज करें ये वेक्टर की वैल्यू ए है या वी है। अब इस लाइन को जब डबल कर देंगे तो हमारी वेक्टर की वैल्यू 2v हो जाएगी। या मिसाल के तौर पे ये वेक्टर अगर 5 के बराबर था तो 2v किसके बराबर होगा? 10 के बराबर। तो डायरेक्शन सेम रही, इसकी एरो को बड़ा कर दिया, ये कह लेंगे इसकी एरो की लेंथ को बड़ा कर दिया, तो यहाँ पे वेक्टर को मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ हमें एक एग्जांपल दी है नेगेटिव वेक्टर की। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे 2v जो है उससे अपोजिट ये बना हुआ है, तो ये हमारा नेगेटिव वेक्टर होगा 2v का। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं कि जो वेक्टर होते हैं हमारे कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव तीनों लॉ को फॉलो करते हैं जब उनमें डॉट प्रोडक्ट होता है, जहाँ हमारी स्केलर क्वांटिटी बन रही होती है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हम ऊपर पढ़ चुके हैं चीज़ को। तो डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, यहाँ पे हम लोग छोटी सी डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर एक तरह की डेरिवेशन तरह की बात है ये। फिर हम लोग बात करते हैं छोटे सा इस एग्जाम्पल पे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। वो वेक्टर जो किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो उसका मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो यूनिटी के बराबर आ रहा है, यानी 1 के बराबर, वो हमारा कहलाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ओनली स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर की अगर बात की जाए तो मैग्नीट्यूड तो उसका 1 है, सिर्फ वो डायरेक्शन देने के लिए काम आता है। ये उसका फार्मूला होता है। अगेन ये चीज़ भी पूरी आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट ईयर की बुक में। और ये एक फार्मूला बनाया मैं इन लोगों ने कि किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। जैसे मिसाल के तौर पे एक साइड x और दूसरी साइड y की वैल्यू है हमारे पास,
तो यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम निकाल सकते हैं अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर हो। लेकिन याद रखिएगा आप आ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ बात 2 डायमेंशनल नहीं रहेगी, 3D में भी कोई चीज़ हो सकती है। यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल फिगर बनी हुई है जिसमें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। तो वहाँ पे हमारे पास 3D वेक्टर के लिए भी मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। फ्री वेक्टर जैसे हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था, उसका मैग्नीट्यूड यूनिट 1 के बराबर होता है और डायरेक्शन को शो करवाता है। फ्री वेक्टर हमारे पास डिस्प्लेस हो सकता है किसी भी पैरेलल लाइन में इटसेल्फ और अप्लाइड होता है किसी भी पॉइंट पर। जैसे ये सारे जो बने हैं फ्री वेक्टर बने हुए हैं, किसी भी जगह बना दिया, एक्स वाई जेड पर बना दिया, फ्री वेक्टर बन गया। ओके। पोजीशन वेक्टर वो होता है जो इंडिकेट करे किसी स्पेशल पोजीशन और कोऑर्डिनेट को। जैसे ये हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे बना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे बना हुआ है। इवन जेड एक्सिस को भी शो कराया हुआ है इस तस्वीर में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करता। बस ये समझ लें कि पोजीशन वेक्टर इंडिकेट करेगा किसी पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट जो इनकी वैल्यू से। नल वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर हो, वो हमारा कहलाता है नल वेक्टर, यानी समझ लेंगे उसका रिजल्टेंट 0 आ रहा है। आप जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ से ऊपर गए, ऊपर से वापस नीचे आ गए, आप कहाँ पे पहुँचे, उसी जगह पे जहाँ आप खड़े हैं, तो a माइनस नेगेटिव a माइनस ए 0 बचा। ये हमारी नल वेक्टर की एग्जाम्पल है। अब हमारे पास आ रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पहले मैं थोड़ा सा टाइम देख लूँ, 11 मिनट हो गए भाई। चलो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी छोटी से छोटी करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें डिटेल में बताना ज़रूरी है। बाकी इसमें जो डेरिवेशंस आएंगी उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो मेरी किसी न किसी बोर्ड पे होगी या कॉपी पे होगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रोडक्ट होते हैं। जैसे अगर देखा जाए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे, और इस तस्वीर को रोटेट कर दिया जाए तो इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर परपेंडिकुलर, हर चीज़ 90 डिग्री बना रही है। यू 90 डिग्री, यू 90 डिग्री, यू 90 डिग्री, इवन ऊपर से नीचे की तरफ 90 डिग्री, नीचे से ऊपर की तरफ 90 डिग्री। यहाँ 3 एक्सिस का जिक्र किया, एक्स वाई जेड। ऐसे ही हमारे पास अगर क्लास 9 को याद करते हुए हम देखें तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का भी एक टॉपिक आता था, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू एन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी एक वेक्टर जो हमारे सीधी लाइन थी वो हमारे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में टूट जाता है, तो वो हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। याद रखिएगा, जैसे फोर्स एफ है, एफ एक्स और एफ वाई टूट गई, यानी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, एक्स एक्सिस पे कितनी है और वाई एक्सिस पे कितनी, तो ये एक तरह का रेजोल्यूशन होता है। कंपोनेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, इसका एक्स कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस पे होंगे वो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट कहलाएंगे, और जो वाई एक्सिस पे होंगे वो वाई कंपोनेंट कहलाएंगे। अच्छा, ये एक तरह का रेक्टेंगुलर या फिर मेथड ऑफ रिजॉल्विंग वेक्टर रेक्टेंगुलर मेथड के ज़रिए था। इस पर छोटी सी डेरिवेशन है जो हम कर सकते हैं, या फिर इस तस्वीर को ही देख लें। ओ से बी तक की लाइन और ओ से ए तक की लाइन क्या रिप्रेजेंट करवा रही है, ओ से बी तक की लाइन वी एक्स और ओ से ए तक की लाइन वी वाई। हमने कॉस थीटा लगाया और वी एक्स की वैल्यू निकाल ली, वी कॉस थीटा। ओके, ऐसे हम लोग वाई वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो वाई वी वाई साइन थीटा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, और इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। तो ये डेरिवेशन मैट्रिक की कर चुके हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक बार देख लूँ कौन सी वाली, यही वाली है ना? हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि बाकी डेरिवेशन तो आप लोगों ने 9 में पढ़ ली है, लेकिन ये डेरिवेशन आपकी फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। पुरानी बुक में भी थी, नई बुक में भी डाल दिया है। लंबी डेरिवेशन है, कभी तफसील से समझाऊंगा कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है। दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं, उनमें जो हमारे पास बन रहा फार्मूला वो कुछ फार्मूला ऐसा होता है। तो ये सारे स्टेप हैं, उसके 7-8। इस चीज़ से आगे बढ़ के हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव भी फॉलो होता है भाई, एसोसिएटिव भी फॉलो होता है। लेकिन जब हमारे पास स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हो इनसाइड, सही है, दो तरह के हमारे वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं। जैसे हमारा एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आज जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हुए आ रहे हैं वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट जैसे एफ डॉट डी, तो वहाँ पे हटने के बाद डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा आ जाता है, जबकि एफ क्रॉस सी या एफ क्रॉस डी वो हमारे पास होता है टॉर्क। तो एफ डॉट डी हमारे पास वर्क है और एफ क्रॉस डी हमारे पास टॉर्क है। तो याद रखिएगा, दो वेक्टर जब पैरेलल मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्टेंट उनका एक स्केलर होता है, और स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो ए बी कॉस थीटा, यहाँ डॉट प्रोडक्ट हटने की जगह जैसे ही डॉट हटेगा कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको मैं बता रहा हूँ नीचे जाके। वर्क की एग्जाम्पल दी है, मैंने पहले ही बताया था कि वर्क एक एग्जाम्पल है इस तरह की कि एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट हटा कॉस थीटा आ गया। अच्छा, आप यहाँ पे छोटी छोटी बात समझें।
पहली बात कि जो भी डॉट प्रोडक्ट होगा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, बी डॉट ए बराबर होगा ए डॉट बी के, और बी ए बी कॉस थीटा सब बराबर होंगे। दूसरा ये कि मल्टीप्लिकेशन उसमें आसान होगी, कम्यूटेटिव होगी। तीसरा ये ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं स्केलर प्रोडक्ट, यानी अगर ए बी 90 डिग्री पे हो जाए तो 90 डिग्री पे इसका आंसर ज़ीरो आएगा। किसी भी डॉट प्रोडक्ट का यानी जहाँ कॉस थीटा आ रहा हो वहाँ आंसर ज़ीरो आएगा, क्योंकि कॉस 90 ज़ीरो के बराबर होता है। अच्छा, मैक्सिमम कब होगा? जब 0 डिग्री होगा तब मैक्सिमम आएगा, और 90 डिग्री पे 0 आएगा। इन केस हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर हैं एक्स वाई जेड, तो हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर हों तो डॉट प्रोडक्ट याद रखिएगा आई डॉट जे, जे डॉट के या आई डॉट ए। कोई भी डिफरेंट मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आएगा, और कोई भी सेम मल्टीप्लाई हो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के तो आंसर 1 आएगा। स्केलर प्रोडक्ट जब होगा पैरेलल वेक्टर्स का, उसका मैग्नीट्यूड जब एंगल 0 डिग्री होगा तब मैक्सिमम होगा, यानी ए डॉट बी ए कॉस थीटा 0 या कॉस 0 बराबर होता है 1 के, तो हमारा ए भी आ जाएगा। एंटी पैरेलल वेक्टर या तो 0 डिग्री की उलट देखी जाए, 0 डिग्री अगर यहाँ तो ये 180 डिग्री इससे अपोजिट साइड। एंटी पैरेलल वेक्टर उस वक्त होते हैं जब हमारा एंगल 180 डिग्री का रख दिया है, तो हमारे ए बी की जगह माइनस ए बी आ जाता है, क्योंकि कॉस 180 जो होता है वो -1 के बराबर होता है। अच्छा याद रखिएगा, बुक में यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ 180 आना है, क्योंकि 180 कॉस -1 के बराबर होता है और सिंपल कॉस 0 1 के बराबर होता है। सेल्फ प्रोडक्ट अगर ए डॉट ए की बात की जाए तो वो ए स्क्वायर बन जाता है, और यहाँ पे हमारे वेक्टर को बताया गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कैसे लिखते हैं। फिर अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो हमारे पास रिजल्टेंट जो होता है वेक्टर्स का वो क्रॉस प्रोडक्ट की शक्ल में आता है, और क्रॉस हट के यहाँ पे लग जाता है साइन, जैसे हमारे पास ये बना हुआ है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर था, लेकिन ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर था, या ये कह लें कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के कभी बराबर नहीं हो सकता। यहाँ मल्टीप्लाई के कुछ रूल्स बताए हुए हैं, 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम होगा और 0 डिग्री पे ये मिनिमम होगा, 0 180 दोनों पे। ओके, फिर आई डॉट आई या आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के 0 के बराबर होता है, यानी इसमें एक जैसे एलिमेंट मिलके 0 बनाते हैं और डिफरेंट एलिमेंट मिलके कोई ना कोई अलग वेरिएबल बना देते हैं। अच्छा, ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, जिन बच्चों ने ये चीज़ पढ़ी है वो जानते हैं एक तरह डिटर्मिनेंट है। कभी भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालना यानी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कि उसमें कितनी मिकदार थी, तो हमें ये पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है, जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट मैंने क्या बताया, टॉर्क हो गया, जैसे इसमें हटेगा तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही हमारे पास यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। पोजीशन वेक्टर मैं बता चुका हूँ क्या चीज़ होती है, यहाँ पोजीशन वेक्टर से शो कराया हुआ है कि एक आर है तो उसकी क्या पोजीशन होगी, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। तो पोजीशन वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों में हो सकता है। 2 डायमेंशन का यहाँ पे जिक्र किया, ऐसी 3 डायमेंशन भी हो सकता है एक्स वाई की जगह। अब जब वेक्टर्स की बात कर रहे थे और वेक्टर स्केलर क्वांटिटी के, तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी को कहाँ भूल सकते थे। स्पीड हमारे पास क्या होती है, वो मेजरमेंट जो हमारा कितना मूव पास कर रहा है वो हमारी स्पीड होती है, और किस डायरेक्शन में कर रहा है वो हमारी वेलोसिटी होती है। हम लोगों ने 3 लॉज भी पढ़े थे स्पीड और वेलोसिटी पे, या कह लें इक्वेशन ऑफ मोशन पे। एवरेज स्पीड क्या होती है, जैसे मर्ज करें मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, फिर बाद में 2 मिनट बाद में 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, तो 5 और 7 का बीच का एवरेज क्या होगा, 6। तो हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज वेलोसिटी बन जाती है या एवरेज स्पीड बन जाती है। ऐसे ही हमारे पास अगर बात की जाए यूनिफॉर्म स्पीड की, तो यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी एक चीज़ जिसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही तो वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब अगर देखा जाए दुनिया यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है और वहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं होती। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, जो हम आगे जाकर देखेंगे। इंस्टेनियस वेलोसिटी वो होती है किसी एनी पार्टिकुलर मोमेंट टाइम पे नाप ली जाए, तो वो हमारी इंस्टेनियस वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी नहीं स्पीड। ऐसी वेलोसिटी की बात की जाए वो मोशन जो हमारा किसी डायरेक्शन में हो, यानी वो स्पीड कोई डायरेक्शन में हो, यानी एक बंदा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ भाग रहा है या ऊपर भाग रहा है नीचे भाग रहा है, मैंने डायरेक्शन बता दी तो वेलोसिटी बन गई। जैसे स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट दोनों का सेम होता है, डायमेंशन दोनों की सेम होती है। ओके, डायमेंशन पे वीडियो बनानी है, उसको मैं इंशाल्लाह कभी लिंक में डाल दूँगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएगा, डिस्प्लेसमेंट में टाइम्स यहाँ पे पहले वाले का बता रहा हूँ ए,
देयर इज़ नो वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी नहीं हुई, क्या और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी कुछ नहीं बढ़ रही। यहाँ बोले यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन आती है बिल्कुल सीधी। अब हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी हो रही है, यानी वेलोसिटी कभी बढ़ रही कभी कम हो रही, कभी 8 कभी 10 कभी ऐसे, तो 2 4 6 8 करके यहाँ पे लाइन ऊपर नीचे हो रही है या ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हमारी क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, अब अगर आगे बढ़ा जाए हमारा, तो ये मैं पेज हिल गया। एवरेज वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज़ को सम करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, कुछ भी 3 वेलोसिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई आई जे के, और ये एक साइन बना हुआ डेल्टा। डेल्टा का मतलब चेंज होता है और डी का मतलब भी चेंज होता है, लेकिन इस चीज़ की पूरी डिटेल पढ़ेंगे आप डेरिवेटिव, जो हमारे फर्स्ट ईयर में टॉपिक आएगा। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स के बाद एक्सेलरेशन आती है। एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड, मास या एक डायमेंशन इसका एल टी माइनस स्क्वायर। पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो सब हो सकती है। पॉजिटिव उस वक्त होती है जब हम किसी चीज़ की स्पीड बढ़ाएं, नेगेटिव उस वक्त होती है जब हम ब्रेक लगाएं या स्पीड कम करें। यूनिफॉर्म उस वक्त होती है जब सेम हमारे इक्वल वेल में सेम चल रही हो, जैसे 1 मिनट में 5 चल रही, दूसरे मिनट में 10 चल रही, तीसरे मिनट में 15 चल रही, इस तरह होती है। नॉन यूनिफॉर्म भी होती है, इंस्टीनियस भी होती है, यानी हमारा सेम ट्रैवल करवट ना कर रही हो या स्पीड बढ़ नहीं रही हो। इंस्टीनियस मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे। आगे देखते हैं हमारे ग्राफ बने हुए टाइम्स का। फिर अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने वाली है, ये समझें आप। यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ बनाया और स्लोप का बताया कि स्लोप एक कवर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे 0 एंगल है, कोई एंगल नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं, सिंपल वेलोसिटी कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यहाँ एंगल तो 90 डिग्री का है, एक्सेलरेशन इन्फिनिटी है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधी जाएगी। एंगल हमारा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है, स्ट्रेट लाइन पे जाएगी लेकिन टेढ़ा होगा। अब हमारा एंगल इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ से एक कर्व बना देंगे। इट मीन कि हर एंगल पे वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, बदलती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। फिर हमारे पास डिक्रीजिंग दिख रही है, जैसे एंगल चेंज होने से हमारी वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऐसा शो कराएगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ऐसा शो करवाएगी, और 90 डिग्री के बाद से ऐसा शो करवाएगी। ओके, फिर हमारे पास डिफरेंट ये बने हुए नेगेटिव ग्राफ, फिर हमारे पास नेगेटिव ग्राफ का जैसे पॉजिटिव का था वैसे ग्राफ था। पीडीएफ में लिंक में डाल दूंगा, देख लिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई हैं भाई, देख लीजिए, याद होगा सबको भाई, बाकी जिसको याद नहीं अल्लाह मालिक उसका, लेकिन वैसे सबको याद होना चाहिए। ये इन लोगों ने वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर था, लेकिन इन लोगों ने गलती से गलत लिख दिया यहाँ पे, तो ये चीज़ गलत है। ओके, यहाँ पे सब पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ नहीं है इसमें बेटा, नहीं ये कि अब देखो डेरिवेशन हुई हुई है और डेरिवेशन में ये आ रहा है वी इज इक्वल्स टू यू 80, ना वी का पता ना यू का पता है क्या चीज़ क्या होती है भाई, तो आसान लफ्ज़ों में सुन लो इस चीज़ को। वी हमारी जो होती है फाइनल वेलोसिटी होती है, जिसको हम वी एफ लिखते थे, और यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, जिसको हम खाली यू लिख रहे हैं, यानी इसकी इज्जत थोड़ी सी कम कर दिया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास बन गई, वी एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर या वी आई स्क्वायर प्लस 80, तो वी इज इक्वल्स टू यू और प्लस 80 में चेंज हो गया। ऐसी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, वी आई की जगह यू, और बाकी सब वही देखने को मिला। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई भाई, अगेन वी आई की जगह यू, वी एफ की जगह वी, और बाकी 2s सिंपल। यह हमारे पास डेरिवेशन थी, जिसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। अब इसके साथ आता है मोशन इन 2 डायमेंशन। जैसे फिसाल के तौर पे हम लोगों ने सीधा मोशन पढ़ा था, ऊपर पड़ा था नीचे पड़ा था, लेकिन क्या होगा अगर कोई चीज़ जा रही हो इस तरह टेढ़ी, तो वहाँ हमारा आता है मोशन इन 2 डायमेंशन या प्रोजेक्टाइल मोशन। वो मोशन जो हमारी 0 डिग्री से ज़्यादा बना, 90 डिग्री से कम बना है, वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई उस चीज़ की, बाकी और भी डिटेल में कभी चीज़ का बताएंगे। सिम्टम्स होते हैं उसके कि एट अ टाइम 2 डायमेंशन में, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों में एक चीज़ मौजूद है। टाइम देखो भाई, टाइम कितना हो गया, टाइम 24 मिनट्स हो गए भाई। चलो भाई देखते हैं 30 तक ख़त्म करना करते हैं। एवरेज वेलोसिटी का बताया जो चीज़ सेम है। ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन पर तरह तरह की डेरिवेशंस आती हैं, 4 तरह की डेरिवेशंस होती हैं इस पर। सिंपल से कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, फिर हमारे पास ट्रैजेक्टरी मालूम करनी होती है, फिर हम लोग इसके अलावा एंगल मालूम कर सकते हैं, रेंज मालूम कर सकते हैं, हाइट मालूम कर सकते हैं, किसका प्रोजेक्टाइल ज़्यादा है। बेस्ट प्रोजेक्टाइल जो होता है हमारा 45 डिग्री पर होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सबसे आगे तक गया है।
अच्छा, फिर जाके हमारे पास यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है, एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और यहाँ पे ईआरक्यूज़ आ रहे हैं, यानी रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं। ये हमारे साथ न्यूमेरिकल समझ रहे हैं। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है वीडियो समझ में आएगी, वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब चीज़ों की वीडियो आएंगी भाई। और साफ सी बात है, जब सब्सक्राइब नहीं होता, लाइक वाइक नहीं होता, तो दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। लेकिन कुछ स्टूडेंट के खातिर मैं बना रहा हूँ ताकि उन लोगों की पढ़ाई हो पाए, और जो पढ़ा रहे हो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर समझ में आया, नहीं समझ में आया, या क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि उस चीज़ को और डिटेल में डिफाइन करूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ आप सबको।